हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। आज की हमारी 10वीं प्रैक्टिस सेट क्लास है। इसके पहले आपको 9 क्लासेस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। हर एक क्लास में हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे पढ़ते चलते हैं। तो यानी एक टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट करना, ये हमारी सीरीज चल रही है। इसके पहले की क्लास में, इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्य की 5 अवस्थाओं के बारे में, जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, जो प्लाज्मा स्टेट और बीईसी स्टेट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, जो 6 प्रक्रियाएं होती हैं द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन की, उनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही इसके एमसीक्यू प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस एक चीज और है कि आपको छोटी छोटी क्लासेस भले ही प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लासेस होती हैं, लेकिन एक क्लास में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही उसके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक टॉपिक एक क्लास में बिल्कुल कंप्लीटली क्वेश्चन से लेकर थ्योरी तक कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या है, आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा और सिलेबस के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट होता चलेगा। तो ये सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पे सीक्वेंस में सारी क्लासेस अपलोड कराई जाती हैं, तो आप वहां से अपना सिलेबस और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन को। तो द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये होता क्या है? कोई भी टेम्परेचर हो, ताप, दाब तथा ऊर्जा आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव्य की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। अब सभी अवस्था कौन कौन सी होती हैं? चाहे वो सॉलिड स्टेट हो या फिर लिक्विड स्टेट हो, लिक्विड, या फिर गैसियस स्टेट हो, ठीक है, गैसियस स्टेट हो, या फिर प्लाज्मा स्टेट हो, या फिर आपकी बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट हो। तो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन करना संभव है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? टेम्परेचर के प्रेजेंस में, प्रेशर के प्रेजेंस में और एनर्जी के प्रेजेंस में। तो इन्हीं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की जो 6 प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली प्रक्रिया क्या है? गलन या फिर मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। यानी कोई पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट से किसमें बदल गया? लिक्विड स्टेट में बदल गया। ठीक है, किसमें बदला? लिक्विड स्टेट में बदल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गलन या फिर मेल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होना मेल्टिंग कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पे ये परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बिंदु कहा जाता है। दूसरा क्या है? बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण क्या होता है? वेपोराइजेशन भी जिसको बोला जाता है। तो किसी तत्व या फिर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई भी पदार्थ है वो लिक्विड स्टेट से किसमें बदल रहा है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल रहा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन बोला जाता है। और कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग या फिर गलनांक कहलाएगा, गलन कहलाएगा। और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण कहलाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है संघनन। अब बताइए संघनन से क्या समझते हैं? कंडेंसेशन से क्या समझते हैं? कोई भी पदार्थ है वह द्रव अवस्था से किसमें परिवर्तित हो रहा है? गैसीय अवस्था से किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन या फिर संघनन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? गैसियस स्टेट से वो कोई पदार्थ किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन या फिर संघनन कहा जाता है। और ये जो कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है, ये जो बाष्पीकरण प्रक्रिया है ना, वेपोराइजेशन, इसके जस्ट अपोजिट होती है, इसके जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता था? लिक्विड से गैस में चेंज होता था बाष्पीकरण में, और इसमें गैस से लिक्विड में चेंज होता है। किसमें? संघनन में, कंडेंसेशन में। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन का प्रमुख उदाहरण है। संघनन क्या है? जल वाष्प का जो जल वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है वो किसमें कन्वर्टेड हो जाए? एक
वाटर ड्रॉपलेट में या जल बिंदु में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। अगली प्रक्रिया क्या है? हिमीकरण अथवा जमना। फ्रीजिंग से आप सभी कोई रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? जब कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, यानी द्रव अवस्था से किसमें आया? ठोस अवस्था में आया, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन या फिर इसको फ्रीजिंग कहा जाता है, हिमीकरण कहा जाता है। यह गलन के विपरीत होता है। गलन में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा, तो ये गलन के क्या होता है? विपरीत प्रक्रिया है। जैसे जल का बर्फ में बदलना। बर्फ अगर जल में बदल जाए तो क्या कहलाएगा? उसको गलन कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। बर्फ किस में बदले? जल में। लेकिन अगर जल बर्फ में बदल रही है तो ये क्या कहलाएगी? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है। ज्वालामुखी से निकले तरल लावा का ठंडा होकर ठोस चट्टान में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? हिमीकरण कहलाएगा या फिर जमने का प्रक्रिया कहलाएगी। अगली प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। इससे प्रश्न बहुत आपके पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब सब्लिमेशन क्या होता है? किसी पदार्थ द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस है, ये क्या है? डायरेक्ट क्या होती है? गैस में बदल जाती हैं। सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गई? गैसियस स्टेट में चेंज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कैम्फर, आप कपूर को देखे होंगे ना। कपूर क्या होता है? ये अगर इसको कपूर को एटमॉस्फेयर में, वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता, यानी ये लिक्विड में पानी नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट क्या होगा? गैसियस स्टेट में आके उड़ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन बोला जाता है। सेम इसी का जस्ट अपोजिट होता है निक्षेपण या फिर जिसको डिपोजिशन बोला जाता है। तो डिपोजिशन क्या होता है? किसी पदार्थ या द्रव्य का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन। उसमें क्या था? ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता था, और इसमें गैस से सीधे सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? डिपोजिशन बोला जाता है या फिर निक्षेपण बोला जाता है। जैसे शीत ऋतु में जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना, यह क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ये देखिए, ये मैं आपके एनसीईआरटी की कटिंग यहाँ पे लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे जो सर्वोच्च ऊर्जा स्तर किसमें होती है? सर्वोच्च ऊर्जा स्तर प्लाज्मा स्टेट में होती है, फिर उसके बाद गैसियस स्टेट में, फिर किसमें? लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में, फिर जाके सबसे कम किसमें होती है? सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में होती है। अब किसमें परिवर्तन क्या कहलाता है? यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गैस से ठोस में परिवर्तन ना, हम नीचे से चलते हैं। ठोस से अगर द्रव में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। जब भी कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट से किसमें बदलेगा? लिक्विड स्टेट में बदलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? गलन या फिर मेल्टिंग बोला जाएगा। ठीक है। अब द्रव से जब गैस में बदलेगा, यानी लिक्विड से किसमें बदला? गैस में बदला, तो उसको क्या बोला जाएगा? बाष्पीकरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है। अब गैस स्टेट से अगर वो प्लाज्मा स्टेट में बदल रहा है, गैसियस स्टेट से कहाँ गया? प्लाज्मा में, तो इसको क्या बोलेंगे? आयनीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आयनीकरण। आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। अब नीचे से तो हम ऊपर तरफ गए, इस डायरेक्शन में जा चुके, अब हम आते हैं नीचे के डायरेक्शन में। अब प्लाज्मा स्टेट से कोई भी पदार्थ गैसियस स्टेट में बदलता है, तो उसको क्या बोला जाता है? विआयनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विआयनीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब गैस स्टेट से वो किस में आया? द्रव अवस्था में आया। गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आया, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा संघनन। क्या कहा जाएगा? संघनन कहा जाएगा। अब द्रव अवस्था से वो आया ठोस अवस्था में, लिक्विड से आया सॉलिड में, तो उसको क्या बोलेंगे? हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, शॉर्ट में यहाँ पे क्लियर हो गई, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। अब देखिए, कुछ प्रक्रिया डायरेक्ट होती हैं, जैसे गैस से अगर वो कोई पदार्थ सॉलिड में चेंज हो रहा, तो उसको क्या बोला जाता है? निक्षेपण या फिर डिपोजिशन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट किस में बदल रहा है? सॉलिड में बदल रहा है तो। और अगर कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, अब जो ये सर्वोच्च ऊर्जा स्तर से जब निचले ऊर्जा स्तर में आता है पदार्थ, तो उस टाइम पे ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी आउट होती है। और जब निचले ऊर्जा स्तर से सर्वोच्च ऊर्जा स्तर में जाता है पदार्थ, तो उस टाइम पे ऊर्जा का निवेश होता है, ऊर्जा क्या होती है? इनपुट होती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी प्लाज्मा स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में आएगा पदार्थ, तो उस टाइम पे एनर्जी जो है वो आउट होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और लेकिन जब सॉलिड स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में जाएगा पदार्थ, तो उस टाइम पे एनर्जी इनपुट होगी, यानी ऊर्जा का क्या होगा? निवेश होगा, निर्वाह होगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, टू द पॉइंट ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण है, अभी हमने भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखा था, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण। जब भी कोई रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे कोई पदार्थ है वो विभाजित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण कहा जाता है। अब द्रव्य का जब रासायनिक वर्गीकरण होता है, तो इस आधार पे द्रव्य दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। एक पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है? मिक्सचर या फिर मिश्रण कहलाता है। तो एक क्या है? पदार्थ, और एक क्या है? मिश्रण। अब जो पदार्थ होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, जिसमें तत्व जो है वो तीन प्रकार में बटा होता है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु, यानी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तीन प्रकार में तत्व डिवाइड होता है। और जो यौगिक होता है, यौगिक दो प्रकार में बटा होता है। एक होता है कार्बनिक, जिसको ऑर्गेनिक बोला जाता है, और एक है अकार्बनिक, जिसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ दो भागों में बटा, तत्व और यौगिक में। जो तत्व है वो तीन भागों में बटा, धातु, धातु और उपधातु में, जबकि जो यौगिक है वो कार्बनिक और अकार्बनिक में बटा। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है द्रव्य का, मिश्रण, मिश्रण भी दो भागों में बटा। एक है सामांगी मिश्रण और दूसरा है विसमांगी मिश्रण। अब जो सामांगी मिश्रण होता है, ये एक प्रकार का होता है, इसमें एक आता है जिसको बोलते हैं विलयन। अब विलयन के अंदर यानी सोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत ठोस विलयन आता है, द्रव विलयन आता है और गैसीय विलयन आता है। जबकि जो विसमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कोलाइड और दूसरा होता है निलंबन। कोलाइड और निलंबन। जो कोलाइड होता है वो भी चार प्रकार में बटा होता है, जिसको बोलते हैं फोम, पायस, सॉल या और हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोकोलाइड, कोलाइड चार भागों में बटा होता है, जिसको बोलते हैं फोम, पायस, सोल और हाइड्रोकोलाइड। तो ये है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल एक एक चीजें। जैसे हम पहले पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ में जितनी चीजें आती हैं, तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, इसी में हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ लेंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम मिश्रण अलग से पढ़ेंगे, सामांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को अलग से पढ़ेंगे। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम द्रव्य की जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन या फिर द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बीईसी अवस्था, तो इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? वायु, इत्र की सुगंध, बादाम या फिर विचार। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जब हम द्रव्य पढ़ रहे थे, मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे वायु है, वायु किस में आएगा? पदार्थ में आएगा। मृदा यानी सॉइल है, सॉइल किस में आएगा? पदार्थ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा सोना है, कुर्सी है, यानी कोई सी भी धातु अधातु है, जल है, ये सब किस में आएंगे? पदार्थ में आएंगे। पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती थी? अगर कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, अगर उसका मास है यानी उसका द्रव्यमान है, और वो कोई ना कोई स्पेस लेता है यानी जगह को घेरता है, स्थान घेरता है, तो वो किस में आएगा? वो पदार्थ में आएगा। कुल मिला के उसका द्रव्यमान होना चाहिए और उसका आयतन होना चाहिए। अगर दो चीज है तो पदार्थ में आएगा। तो वायु, मृदा, सोना, जल, ये सारी चीजें, इनका कोई ना कोई आयतन होता है और न कोई मास होता है, किसी न किसी चीजों से, किसी संगठन से मिलकर बनी होती हैं, तो इसीलिए किस में आएंगी? पदार्थ में आएंगी। जबकि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा पदार्थ में नहीं आती है। जो लाइट है यानी प्रकाश है, उसमें पदार्थ में नहीं आता है। ध्वनि, साउंड आपका पदार्थ में नहीं आता, क्योंकि इनका कोई मास और कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। आपका जो थॉट है, विचार है, ये भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायु आएगा, इत्र की सुगंध भी आएगी क्योंकि ये गैसीय स्टेट में आ जाएगा, बादाम भी आएगा, लेकिन जो थॉट है, विचार है, ये पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा है कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ ऐसे मतलब ब्रह्मांड में कोई भी चीज है जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो या फिर उसका कोई ना कोई आयतन हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पदार्थ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्रण, यौगिक और विलयन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। ये प्रश्न थोड़ा लिखने में गड़बड़ है। ये क्लियरली ऐसे समझिए कि जिस पदार्थ का आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा, द्रव कहलाएगा, गैस कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस। जिस भी पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है और आयतन, देखिए ठोस का क्या होता है, ठोस का शेप साइज भी फिक्स होता है यानी आकार भी निश्चित होता है और उसका वॉल्यूम यानी आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। और जो इसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये क्या होता है, सबसे लो होता है, सबसे कम होता है। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसके मॉलिक्यूल के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है तो आप कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। जबकि जो द्रव होता है उसका आकार तो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, यानी शेप उसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो आयतन होता है ना, आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। गैसियस स्टेट का ना शेप फिक्स होता है ना ही उसका आयतन फिक्स होता है, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए वही पूछा, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है। ठोस, द्रव, गैस या फिर मिश्रण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अभी के लिए अभी हमने पढ़ा है कि जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है, द्रव। और जिसका दोनों निश्चित नहीं होता, ना आकार और ना ही आयतन, वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को डैश डैश कहते हैं, क्या कह लेते हैं, बाष्पन कहते हैं यानी वेपोराइजेशन कहा जाता है, संगलन यानी मेल्टिंग कहा जाता है, क्वथन यानी बॉइलिंग कहा जाता है या फिर उत्सर्जन कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो बाष्पन क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो तो जिस पॉइंट तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बाष्पन कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो बाष्पीकृत होता है यानी जिस पॉइंट पे वो उबलना स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथन कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बोला है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो कोई भी अगर बर्फ पिघल के पानी बनती है तो इसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग या फिर संगलन बोला जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका डैश डैश कहते हैं। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या फिर संघनन क्या कहा जाता है। तो अभी हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है यानी ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉयल करने लग जाए, उबलने लग जाए, उसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और ऐसा टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई जो ठोस है, ठोस क्या हो, पिघलने लग जाए तो उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, मेल्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संघनन क्या होता है, संघनन होता है बाष्प से यानी वेपर से एक लिक्विड स्टेट में बदलना यानी बूंद में बदलना। जो पानी है, जल बाष्प है, जल बाष्प का पानी के ड्रॉपलेट यानी बूंद में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। हिमांक मतलब क्या होता है, जमना। जमना यानी कोई लिक्विड अगर सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमांक कहा जाता है, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन या फिर उपरोक्त में से सभी। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है। जब भी कोई पदार्थ या फिर द्रव्य वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में बदल जाए, यानी ठोस अवस्था से डायरेक्ट द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में आए बिना, द्रव अवस्था में ना आए, डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है।
अब जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है ये अमोनियम क्लोराइड में भी होती है, कपूर में भी होती है, और नेफ्थलीन बॉल जो कपड़ों में रखने की गोलियां आती है ना व्हाइट कलर की, वो क्या कहलाती है, नेफ्थलीन बॉल कहलाती हैं। देखिए आप कपड़ों पे रख दीजिए, धीरे 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 करके वो गायब हो जाती हैं। तो क्या वहां पे पानी भरा रहता है? नहीं, वो क्या हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आती हैं तो वो उड़ जाती हैं, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया को करती हैं, यानी इनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश शीतलता का कारण है, संघनन, क्वथन, बाष्पीकरण या फिर गलन। शीतलता यानी जो हमको ठंडक लगती है ना, ठंडक किसके कारण लगती है, क्या बताइए, किसी चीज को उबलने के कारण ठंडक लगती है? बिल्कुल गलत। किसी चीज के संघनन के कारण क्या ठंडक लगती है? नहीं। किसके कारण ठंडक लगती है? वापोराइजेशन के कारण, क्योंकि जब बाष्पीकरण की क्रिया होती है ना, तो जहां से जो द्रव है वो बाष्पीकृत करता है, तो वहां का जो टेम्परेचर है उसको भी वो क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी वो टेम्परेचर को भी वेपराइज करके ले जाता है। तो बाष्पीकरण की क्रिया के कारण क्या होती है, शीतलता या फिर ठंडक महसूस होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था क्या हो जाती है, ठोस अवस्था। ठीक है। दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था, ये सेकेंड स्टेट है। और तीसरी अवस्था क्या होती है, थर्ड होती है गैसियस अवस्था। चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी अवस्था क्या होती है, फिफ्थ होती है बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट या फिर अवस्था। तो पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था और चौथी अवस्था क्या हो जाती है, प्लाज्मा अवस्था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? विक्रम साराभाई, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन या फिर होमी भाभा। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र बोस हो जाएगा। इन्होंने द्रव्य की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, जिनके आधार पे जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, कौन थे, चलिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था के रूप में इसकी भविष्यवाणी की थी। इसमें क्या होता है कि कोई जो गैस है, किसी भी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर, अब परम शून्य ताप क्या होगा, या तो 0 केल्विन होगा या तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो परम शून्य ताप तक उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और शीतल करने पे जो परमाणु होते हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, या लगभग ये बोलेंगे कि उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके अलावा उससे जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं कि ये द्रव्य की पांचवी अवस्था में है, यानी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था उसको कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हमने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी के अलावा हमने एक चीज और देखी जिसको कि हमको कल पढ़ना भी है, द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने देखा है। इसका हम एक रफ डायग्राम हमने देख लिया है, एक फ्लो चार्ट हमने देख लिया है। कल हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।